मज़ीद 2 दिन गुजर गए। आलियान यूनिवर्सिटी नहीं आया, वो हॉल भी नहीं गया था। कार्ल एक बार फिर उसे संजीदगी से धमका गया था। वीरा ने वो रिकॉर्डिंग ला दी थी जो हॉट रॉक में चलाई गई थी। सारी रात अमरहा उस रिकॉर्डिंग को सुनती रही। वो आलियान की जगह खुद को खड़ा कर लेती और अमरहा का हित्ता कमीज तल्ख अंदाज सुनती और बेमोल सी हो जाती। आलियान की जगह वो कभी भी आलियान की जगह नहीं आ सकती थी। उसके लिए बाग से फूल तोड़ कर लाता हुआ हजारों के मजमे में उसे पहचान कर उसके पास आने वाला, सिर्फ उसके पास बहाने बहाने से उसके साथ रहने वाला। आलियान तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा वरना कहीं नहीं। अब आलियान तुम्हें अमरहा के आसपास मिलेगा वरना कहीं और हरगिज नहीं। उसकी आंखों की पहली बूझ लेने वाला आलियान उसकी पैदाइश के बाद से सब उससे दूर दूर रहने वाले थे। दादा के बाद एक वही था जो भाग भाग कर उसके पास आता था क्या अमरहा में कि वो उसके लिए ऐसा मकनातीस बन चुकी थी। वो उससे खफा नहीं होता था। वो उसकी बातों पर ऐसे हंसता था जैसे हंसना उसने अभी अभी उसकी बातें सुनकर ही सीखा है। अगले दिन वो फिर यूनिवर्सिटी नहीं आया। जॉब पर जाने से पहले वो हॉट रॉक कैफे आ गई। उसके पूछने पर उसे बताया गया कि वो अंदर अपनी ड्यूटी पर है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मेरा नाम अमरहा है, आप उससे कह दें। उसने काउंटर बॉय से कहा। काउंटर बॉय वापस आया तो उसका मुंह देखने लगा। क्या वो आ रहा है? अमरहा को खुद ही पूछना पड़ा। मालूम नहीं। वो तो खामोशी से मुझे देखने लगा, कोई जवाब नहीं दिया। अल्बानवी काउंटर बॉय अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरा नाम बताया। अमरहा को यकीन था वो ठीक तलफ़्फ़ुज़ से उसके नाम की अदायगी नहीं कर सका होगा। अल्बानवी को जैसे बुरा लगा। जाहिर है। अमरहा ने एक घुटन ज़दा सांस लिया। उसे अपने दिल की खाल सिकुड़ती हुई महसूस हुई। मतलब कि वो नहीं आ रहा, लेकिन शायद आ ही जाए। वो हॉट रॉक से बाहर आ गई। वो अपनी जॉब पर जाए या ना जाए, शायद आलियान बाहर आ ही जाए, अभी बस कुछ ही देर में। वो हॉट रॉक के बाहर खड़ी हो गई, अपनी कोट की जेबों में हाथ दिए, मफलर के कोने से आंखों की नमी को साफ करते, बेबसी से प्रिंट वर्क के मेले को देखते और हैरत ज़दगी से हंसते मुस्कुराते चेहरों की मुस्कुराहट पर दुख का इजहार करते उसने खुद को पाया। खड़े खड़े उस पर कई मौसम आकर गुजर गए। वो जंगल बयाबानों में भटक कर प्यासे सहराओं की कोख बन गई। 1 घंटा गुजर गया। आलियान बाहर नहीं आ रहा था, यानी वो नहीं आने वाला था। उसने अपने स्टोर फोन किया कि वो नहीं आ सकती जॉब पर, वो छुट्टी नहीं करती थी। ऐसे पहली बार फोन करके उसने कहा। मैनेजर ने तशवीश से पूछा, तुम ठीक हो? गर्म खित्ते के लोगों को ठंड का बुखार बहुत जल्दी चढ़ता है। उसका मैनेजर एक नीमज़ाहिया इंसान था। वो किसी न किसी तरह हर बात में मजाक का पहलू जरूर निकाल लेता था। नहीं, बुखार नहीं है, उसने बामुश्किल कहा। बुखार नहीं है तो आ क्यों नहीं रही? क्या घर की याद का नज़ला हुआ है? वो मेरे दर्द है सर में। अमरहा के अंदाज पर वो संजीदा हुआ। हाँ, नहीं, बस बहुत दर्द है। वो उसका रोना न सुन ले, उसने झट फोन बंद कर दिया। क्रॉस बैग के स्ट्रैप में हाथ दिए वो टहलने लगी। बहुत से हाय हेलो दोस्तों ने रुककर पूछा कि वो वहाँ ऐसे क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं आ रही या जा क्यों नहीं रही। वो शर्मिंदा हो रही थी, बहाने बनाते, झूठ बोलते, लेकिन जाहिर है ये शर्मिंदगी उस शर्मिंदगी के आगे बहुत मामूली थी जो उस कैफे में आलियान ने झीली होगी। पहली बार थप्पड़ और दूसरी बार तजलील, और 5 घंटे बाद वो बाहर आया। अगर वो आलियान मार्गरेट ही था तो अमरहा को उसे पहचानने में कुछ वक्त लगा। उसकी शबीहा वही थी, वही नाक नक्शा, वही सूरत, फिर भी वो आलियान नहीं था। वो शर्त लगा लेती और जीत जाती, वो आलियान हो ही नहीं सकता था। वो जिस कामलियत के बुर्ज पर खड़ा दिखाई देता था, अब वो उस बुर्ज के साथ जमीन बोस होता देखा जा सकता था। उसकी आंखों में सारे जहां के वीरानों के अंधेरे आन बसे थे।
وہ आलियान ही होता तो ऐसे अंधेरों को अपने अंदर पड़ाव की इजाजत देता। नहीं, कभी नहीं। बाहर निकलते ही उसकी नजर अमरहा पर पड़ी और वो फिर भी रुका नहीं। देखा, वो आलियान नहीं था। रात के इस वक्त ऐसे अमरहा को इंतजार की हालत में खड़ा देखकर भी वो नहीं रुका था, तो वो आलियान कैसे हो सकता था? आलियान, उसे लिपक कर उस तक जाना पड़ा। उसने रुकने में तामुल किया। आलियान ने अमरहा के लिए रुकने में तामुल किया और अमरहा को ऐसे देखा जैसे कहता हो, खातून, अब मैं अच्छे मिजाज का मालिक इंसान नहीं रहा, मुझसे दूर रही, मुझसे दूर रहा जाए। उसके इतने करीब जाकर अमरहा को उससे एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसके तासुरात ऐसे अजनबी और ठंडा कर देने वाले क्यों हैं? रोशनी जो उसके वजूद से आर पार हुई लगती थी, वो कहाँ है? वो तो आलियान से बात करने आई थी। वहाँ कहीं आलियान था ही नहीं, तो अब वो किससे बात करे? और अब वो रोशनियाँ मुनक्किस करते आलियान को कहाँ ढूंढे? तुम कहाँ थे? जिस शिद्दत से वो उससे पूछना चाहती थी, उस शिद्दत से ना पूछ सकी। सवाल उसने पूछा था, जबकि सवालिया वो उसे देखने लगा था। मैं बहुत देर से खड़ी यहाँ इंतजार कर रही हूँ। उसने इस बात को जानबूझकर इस अंदाज में बताया कि तरस खाकर पुराना आलियान वापस आ जाए। किसका इंतजार कर रही थी? वो खुद को बदल लाया था। आगाज उसने आवाज से किया होगा। सवाल में लपेट कर किया जवाब दिया था उसने। वो अभी भी लाजवाब कर देने पर कुदरत रखता था। अमरहा उसकी शक्ल देखती न रह जाती तो क्या करती? वीरा और कार्ल ने मिलकर आलियान वो सब, कार्ल ने अपनी मर्जी से एडिटिंग की, मैं जानता हूँ। वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे तोहमत लगाने वालों को देखा जाता है, जैसे मार्गरेट ने वलीदुल बशर को देखा होगा। तुम फिर भी मुझसे नाराज हो? वो फिर से ये पूछने की जुर्रत न कर सकी, तुम कहाँ चले गए थे और क्यों? नहीं, नाराज होने के लिए वजह का होना जरूरी है। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई वजह नहीं रही। कहकर वो आगे बढ़ गया। अमरहा के करीब से दूर हो जाने की आज उसे कितनी जल्दी थी। जो हम कह चुका था वो अब तुम और मैं कह रहा था। आलियान, मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे लपकी। वो सब वैसे नहीं था। वो तो क्या सब वैसे नहीं था? जो तुमने कहा वो सब, क्या वो सब तुमने नहीं कहा था? मैंने कहा था, लेकिन तो तुम किस बात की वजाहत के लिए इस वक्त यहाँ खड़ी मेरा वक्त पर बात कर रही हो? यकदम खून ने अपनी रफ्तार को खतरनाक हद तक बढ़ाकर खुद को जामिद कर लिया। अमरहा उसे उसी जामिद हालत में सुन सी देखने लगी। उसकी किस्मत खराब, बहुत ज्यादा खराब की वजाहत वो अब भी नहीं दे सकती थी। इतनी ज़हीन थी ही नहीं, इतनी बहादुर तो कभी भी नहीं रही थी। अब वो किसी भी चाल पर कोई भी पता फेंकेगी, बाजी मारती रहने वाली थी। मेरी माँ एक बुरी औरत थी, एक आज़ाद मुआशरे की दिलदादा, गुनाहगार, इखलाकी मजहबी हदूद को फैलाने वाली। और क्या कहते हैं तुम्हारे मुआशरे में ऐसी औरत को? यकीनन बहुत से नाम होंगे ऐसी औरतों के लिए जो तुम भूल जाने की वजह से कह ना सकी हो। लो, अब कह लो, मैं सुन रहा हूँ। उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और मुकम्मल फुर्सत और कामिल तवज्जो से अमरहा को देखने लगा। हॉट रॉक कैफे के आसपास इतने बड़े डीप प्रिंट वर्क की हदूद के अंदर खड़े अमरहा को कोई एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जिस पर वो अपनी नजरें टिका सकती। मैं जानता था कि मैं किसी खानदान का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है, लेकिन उस हकीकत से सही मानों में मुझे तुमने रोशनास करवाया। खामोशी का दौरानिया मैं और तुम में ठहर आया। अमरहा ने चाहा कि वो खामोशी रहे। अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी कैसे गुजारेगी? मुझे इतना खराब समझती थी तुम? मुझे तरस आता है खुद पर जब जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम इतनी नापसंदीदगी अपने अंदर रख कर मार्गरेट जैसी औरत के बेटे से मिलती रही। तुम वाकई एक इंसान दोस्त लड़की हो, बहुत रहम दिल, जो किसी को कितना भी नापसंद करे उस पर जाहिर नहीं करती। तुमने मुझ पर भी जाहिर नहीं होने दिया।
لیکن شکریہ کال کا، جو تم نے سن لیا وہی سب نہیں ہے۔ آلیان کو دیکھے بغیر اپنے آنسو روک کر اس نے کہا، جتنا سن لیا ہے اس نے میرے لیے میرا سب ختم کر دیا ہے۔ میں ایک ناجائز بچہ ہوں، ناجائز۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، جو تم کہہ چکی وہ بھی، اور جو تم نہیں کہہ سکی وہ بھی میں سن چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ میرا مذہب کیا ہے، میں عیسائی ہوں، یہودی یا کچھ بھی نہیں، میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ آلیان، اس کے آنسو نکل ہی آئے اور آواز رند گئی، اور اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آلیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم مسلمان ہو؟ امرہ نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا، جب میرے باپ کا ہی نہیں پتا تو میرے مذہب کا کیسے پتا ہوگا؟ اور اگر میں مسلمان ہوں تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ یہ سب ایسے نہیں ہے آلیان، تم غلط سمجھ، میں ابھی تو ٹھیک سمجھا ہوں۔ مجھے کہہ لینے دو کہ تم جیسے پیدائشی مسلمان ہم جیسے مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں۔ میں نے بہت رپورٹیں اور فیچرز پڑھے ہیں جن کے مصداق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پیدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دی، لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدل کروا دیا۔ مجھے پوچھ لینے کی اجازت ہو کہ تم سب جائز لوگ، اچھے شریف خاندان والے، نیک بیویوں والے، تم کتنے اچھے مسلمان ہو۔ تم حلال فوڈ کھاتے ہو، حرام سے پرہیز کرتے ہو، تم جن کے اسلامی نام ہوتے ہیں، دور دور تک جن کی نسلوں میں مشرک کا خون شامل نہیں ہوتا، کتنے اچھے مسلمان ہوتے ہو۔ ہاتھ باندھے آلیان اس کے معاشرے پر تمانچے مار رہا تھا، وہی معاشرہ جہاں امرہ کو منحوس ہونے کا لقب ملا۔ وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پیدائش کو لے کر تہمات کا شکار تھے، اور کوئی ایک دو نہیں، ہر ایک جسے اسلام نے سختی سے منع کیا تھا اس کے خلاف وہ سختی سے عمل پیرا تھے۔ اس کے ماموں جو کئی حج کر چکے تھے، انہوں نے اس کی نحوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی دادی جو تہجد گزار تھی اور فارغ وقت میں تسبیح پڑھا کرتی تھی، وہ اس کی موجودگی میں کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھی کہ مبادا خوشی دکھ میں بدل جائے۔ اس کے کئی خالہ زاد، ماموں زاد خاندان کی تقریبات میں شراب پیا اور پلایا کرتے تھے۔ امرہ کے بھائی جنہوں نے رمضان کے علاوہ کبھی نماز کی ادائیگی نہیں کی تھی، انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلومات تھیں، اور یونیورسٹی کے مشرق و وسطی اور دوسرے خطے کے مسلمان لڑکے لڑکیاں جو آزادانہ کلبز اور بارز میں جاتے، ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے، پورک کھاتے اور جنس مخالف کے ساتھ روم شیئر کرتے، وہ خاندان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے کسی مثال بنا کر پیش کرتی کہ دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں ہم۔ وہ قوم کے نام پر کسی قوم کو اس کے آگے کرتی کہ دیکھو کیسے کامل ہیں ہم، ہمارے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہے، چھوٹی موٹی برائیاں الگ، لیکن ہم میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے۔ ایک جائز بچہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ شراب پیے، حرام کھائے اور تمام مذہبی اصولوں کو توڑ ڈالے، پھر بھی وہ ایک مسلمان ہے، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے، دوسرا وہ پیدائشی مسلمان ہے۔ میرے دادا ایک اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان۔ مثال بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک دادا ہی تو تھے۔ عالیہ نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ امرہ جان پائے کہ بنا ایک لفظ کہے افسوس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے جانا کہ اگر دادا اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی اچھی نہیں ہیں۔ عالیہ نے اس ایک نظر میں اتنا کچھ کہہ دیا کہ امرہ نے اپنی گویائی کو زنجیر پا ہوتے دیکھا۔ مجھے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں، برائے نام ہی صحیح اپنا ماضی بھی مجھے تم پر نہیں کھولنا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔
क्यों नहीं रही ये तुम बेहतर जानती हो। अब तुम एक काम करना, जो मुझे भी करना है यूनी में। मैनचेस्टर में कोई आलिया नहीं है, इस जमीन पर कोई अमरहा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ऐसी बातें करना भी जानता ही था जिसके लिए वो सब थी। अब वो उसके लिए कोई अमरहा नहीं होने का ऐलान कर रहा था। तो फहना मोहब्बत पर जो अपनी पेशानी पर पान के पत्ते का नसीब कुंदा करवा लेती है। खाया, चुबाया, थूक दिया। मोहब्बत शुरू होने में वक्त लेती है, ख़त्म होने में क्यों नहीं। ये मोहब्बत हो जाने के बाद खुद को मोहर बंद क्यों नहीं कर लेती। सख्ती से किसी मजबूत ताबूत में फिरौनों के खुफिया माबदों की मानिद ज़मीन की तहों में जगह बदलते कारून के खजाने की तरह ये मोहब्बत अपने आगे पीछे दाएं बाएं इतने दुश्मन लिए क्यों चलती है। उस दीप की लो पर हवाएं नहस जादूगरनियों की तरह क्यों मंडलाती फिरती हैं। अपनी राजधानी में ये ऐसे दुश्मनों को जगह ही क्यों देती है। अगर ऐसी ही बात है फिर तो जैसे कोई बात ही नहीं है। अगर यही सब है तो बस फिर कुछ भी तो नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं। आलियान जा रहा है, उसके आगे, उससे दूर, मगर वो ऐसे चल रहा है जैसे अपने मरकज से बिछड़ चुका हो। उसके वजूद में जड़ पकड़ चुके अरताश को कम बनाई वाले भी देख सकते हैं। चार को मजबूत बनाने के लिए उसे तरद्दुद करना पड़ रहा है। अरबी शहजादे के घोड़े का शहसवार मुंह के बल जमीन पर गिरा है। उसका वजूद उस खाक से अटा पड़ा है जिसे सवार ताउमर अपने वजूद से झाड़ नहीं पाता। वो शिद्दत से मांगी जाने वाली दुआ को दरमियान नहीं छोड़ दिए जाने की अमली सूरत लग रहा है। उसके वजूद से फूटते सभी इशारे पताल की तरफ बड़ी वजाहत से इस्तादा देते थे। अमरहा वहीं खड़ी उसे देखती रही। वो चला गया तब भी जाना तो उसे भी था, बस वो कुव्वत जो चलने फिरने बोलने के लिए ज़रूरी होती है, वो कुव्वत वो अपने साथ ले गया था। आलियान मार्केट वो कैसा इंसान था, वो उसकी जान निकाल कर ले गया था। क्या वो ऐसा ही था? कितना बुरा था वो, बहुत बुरा। उसे बस से वापस घर आना था, लेकिन वो पैदल चलने लगी, मुंह से भाप निकालते, पैरों को बर्फ पर घसीटते। अगर उनके दरमियान ये सब ना हो चुका होता तो इस वक्त उसके साथ, उसके पीछे, उसके पहलू में आलियान चल रहा होता, जो उसके साथ रहने के लिए फजूल बहाने घर लिया करता था। अमरहा ने दोनों हाथ रगड़े। कितनी ठंड थी मैनचेस्टर में। ओफ, इतनी ठंड कि वो जिंदा को मुर्दा कर रही थी। ऐसा गजब का मौसम जो जिंदों को मुर्दा कर दे। ऐसे मौसम से खुदा बचाए, ऐसे मौसम से खुदा की पनाह। घर आते ही उसने वीरा के कमरे के दरवाजे को धक्के से खोला। वीरा लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी। उसने आगे बढ़कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गुलाबी गाल पर मारा। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। वो मुझसे नफरत करने लगा है। वो पूरी शिद्दत से धाड़ी गाल पर हाथ रखकर वीरा उसकी सुर्ख आंखों को देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था अमरहा कि ये सब ऐसे इतना पेचीदा हो जाएगा। वीरा ने उसे शानों से थामकर कुर्सी पर बिठाना चाहा, लेकिन वो कारपेट पर ढेर होती चली गई। तुम तो मेरी दोस्त थी, अब तुमने किसी को भी मेरा दोस्त रहने नहीं दिया। अमरहा, वीरा बुरी नहीं है, तुम। वीरा उसके करीब बैठ गई। तुम बुरी नहीं हो, पर मेरे साथ तो बुरा कर दिया ना बुरा। अब अच्छा कौन करेगा? वो फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अमरहा। दोस्त? अब मैं मैनचेस्टर में हूँ या नहीं हूँ, उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम दोस्त होने की बात कर रही हो। वो मेरा दोस्त भी नहीं रहा। ऐसी बातें सुनकर कौन किसी को दोस्त रखेगा? वो गुस्से में है अमरहा। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है। सिर्फ गुस्सा नहीं था, काश ये मेरा वहम ही हो, ये सिर्फ गुस्सा ही हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वीरा ने हाथ की पुश्त से उसकी आंखें साफ की। मशरकी खित्तों में निकला चांद घटा टोप बादलों में छुप गया। अमरहा ने खामोशी का प्रचार किया। तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वीरा ने जैसे सब बूझ लिया।
یقین جانو امرہ، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں اس انداز سے سوچتی ہوگی۔ میری غلطی بے شک ہے، لیکن بے قصور تم بھی نہیں۔ امرہ جانتی تھی ویرا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ابھی وہ ناراض ہے، زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے، پھر سے۔ ویرا دھیمی آواز سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ ویرا کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہی آخری تریاک بچا ہوا اس کے لیے خوش فہمیاں اور تسلیوں سے کشید کیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ رات کا دوسرا پہر بھی بیت گیا۔ وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی۔ زندگی اس میں صرف سانس کی صورت باقی رہی۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ الفاظ اس کے ذہن میں تصویروں میں ڈھلنے اور ابھرنے لگے۔ کہانی شروع سے اب تک قصہ گو بنی بیان ہونے لگی۔ رات کا آخری پہر شروع تھا۔ وہ اٹھی اور الماری تک آئی۔ اس نے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے ایک باکس کو نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا وجود ارتاش کا غلام تھا۔ اس نے باکس کو کھولا، اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ چھپا ہوا، چھپایا ہوا، سر مہر بند۔ اس پر بات ابھی ممکن نہیں۔ آخری پہر کی پہلی بات ابھی نہیں۔